बजाज के जिस सुपर स्कूटर पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, वैसे तो ये दिखाने के लिए है, यानी शो पीस के लिए है। मगर जिस तरह से सुपर प्रचार बीजेपी और कांग्रेस इस मौके पर कर सकती है, यानी 2023 के चुनाव में कर सकती है, क्या कर रही है और क्या इस प्रचार से वो हासिल कांग्रेस कर रही है जो हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी भी यहाँ कम नहीं है, घर बैठे कांग्रेस को मुद्दा दे रही है और अपने आप को कमजोर कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। आज की सियासत में हम सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जैन की। शहर के एक प्रमुख अखबार में इंटरव्यू छपा तो दोनों प्रत्याशी यानी बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों से सवाल दागे गए, सवाल पूछे गए, दोनों ने जवाब दिए और वो इंटरव्यू यूं का यूं आज सुबह अखबार में छपा। लेकिन सवालों के साथ ही ताराचंद जैन ने गौरव वल्लभ से पूछा कि आप शहर में ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, आप वैष्णव बाबा हैं और इसी बाबा शब्द से उदयपुर में अब तमाम वैष्णव समाज के लोग नाराज हैं। कह रहे हैं कि हमें क्यों बाबा कहा गया और हम बाबा हैं तो फिर हमारे पास किस मुंह से वोट मांगने आएंगे बीजेपी वाले। और यकीन मानिए, जो ब्राह्मण कल तक एक नहीं हो रहे थे, इस मसले के बाद अब अंदर ही अंदर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एक हो रहे हैं और बीजेपी को हराकर अपने समाज के प्रत्याशी गौरव वल्लभ के पक्ष में एक होकर उन्हें जिताने की बात कर रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि ताराचंद जैन बोलते हुए बहुत ज्यादा शाब्दिक तौर पर ध्यान रखें। बाबा कहने के बाद जो शहर में सियासत चल रही है, उसको लेकर बातें खूब हो रही है। कांग्रेस को बैठे बिठाए ब्राह्मणों को एक करने और बीजेपी को कमजोर करने के साथ ब्राह्मण समाज को साधने का मौका मिल गया है और यही मौका अब बीजेपी के लिए आने वाले 3 दिनों में बेहद भारी पड़ने वाला है। इस वक्त हम उदयपुर के जगदीश चौक के पीछे लालघाट में रेस्टोरेंट है नज़ारा, यहाँ पर बैठे हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा होगा, मगर जो स्कूटर पर मैं बैठा हूँ, कुछ इसी तरह का सुपर मौका है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस चाहे तो इस सुपर मौके से अपने आप को सुपर हिट कर सकती है, मगर करे क्या? समाजों के साथ साथ कई मुद्दे अभी भी बाकी हैं जिन्हें वो बुना सकती है। इसी बीच हम लौटते हैं वल्लभ नगर की तरफ। आमतौर पर जब बड़े नेता अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए किसी इलाके में जाते हैं तो कम से कम भाषण में तो 5-7 बार उनका नाम लेना चाहिए, नाम लेते भी हैं। मगर प्रचार की तकनीक का अंदाजा आप लगाइए कि राहुल गांधी वल्लभ नगर में प्रीति शक्तावत को प्रीति शेखावत बोल रहे थे, यानी जिस प्रत्याशी के समर्थन में आप मतदान की अपील करने जा रहे हैं, उन्हें जिताने की बात कर रहे हैं, उन्हें ही आप कह रहे हैं शेखावत। शक्तावत को शेखावत, नाम का कंफ्यूजन हो सकता है, मगर जब आप एक ही प्रत्याशी के लिए हजारों की भीड़ के बीच जाकर गलत बोलेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा। तो यकीन मानिए, कांग्रेस की प्रचार की तकनीक के पीछे कई सारे सवाल तो खड़े होते हैं। जब राहुल गांधी वल्लभ नगर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उससे ठीक पहले, यानी कुछ देर पहले, राजस्थान का घोषणा पत्र जारी हुआ। ये घोषणा पत्र में तमाम वादे थे, तमाम दावे थे कि सरकार बनती है तो ये किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा और इसके मार्फत तमाम वर्ग को साधने की कोशिश हुई। और इस घोषणा पत्र को राहुल गांधी चाहते तो अपने लाइव भाषण से, सोशल मीडिया से, मीडिया कवरेज से और खास तौर पर उस इलाके की हजारों की जनता के मार्फत साध सकते थे। मगर इतने लंबे भाषण के दौरान भी राहुल गांधी एक बार भी घोषणा पत्र पर नहीं बोले। वे भटके हुए थे। वे बोल रहे थे वनवासी कल्याण परिषद पर, वे बोल रहे थे आदिवासियों पर, वे बोल रहे थे अंबानी पर, वे बोल रहे थे अडानी पर। मगर साहब, ये मेवाड़ है, आपको स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय विचारधारा पर आप बात करते हैं, बात करते रहिए, मगर बात तो आपको जिन इलाकों में जाना है वहां की करनी चाहिए। तो यकीन मानिए, लाखों रुपए का खर्चा करने के बाद कई बार प्रत्याशी नर्वस हो उठता है। कुछ यही स्थिति मुझे लगता है आज वल्लभ नगर में भी हो रही होगी, जब नाम गलत लिया जाता है। कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है कि जिन्हें हम सबसे बड़े नेता कहते हैं वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। खैर,
ये माहौल कांग्रेस का अपने आप में उदयपुर शहर में तो ठीक है, मगर तमाम इलाकों में अभी भी बेहद कमजोर साबित हो रहा है। डबोक इलाके में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। जैसे ही सभा हुई तो तमाम समर्थकों ने जो नारे आमतौर पर उनकी सभा में लगते हैं वो लगने शुरू हो गए। जैसे वो पहुंचे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम के नारे वहां पर लग रहे थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जिस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है उस पर योगी को लाना और उनका प्रचार और ये नारे किस तरह का संदेश देती हैं। और ये प्रचार वोटों में यकीन मानिए ध्रुवीकरण की ओर बढ़ने वाला है। चिंता तो खैर कुलदीप सिंह की भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर अब योगी आ गए हैं और योगी का आना और युवाओं का उनके साथ कम होना अपने आप में एक समानता बताता है कि उनके साथ युवा वोटर्स के आने वाले दिनों में कमी होने वाली है। इसी बीच शहर की हम बात करते हैं। हमें तमाम लोग कहते हैं कि आप प्रत्याशियों का इंटरव्यू करते हैं, मगर उदयपुर के प्रत्याशी ताराचंद जैन का इंटरव्यू नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमने 2 बार उनसे वक्त मांगा है, मगर न जाने वे हमसे क्यों बचते हैं, बात करने से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं, टाइम देकर भी क्यों मना कर देते हैं। ये वक्त जाने, राम जाने, लेकिन शहर में बोलना तो पड़ेगा। और कल हमने जैसा कहा था कि जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी बात करेगा, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और इसी फॉर्मूले पर, इसी पैटर्न पर हम बात करते हैं आज कल की, यानी आज हम बात करेंगे कल की बीजेपी के रोड शो की। रोड शो में 3-4 लोगों ने बेहद अच्छा काम किया। यहाँ पर अच्छा काम किया शहर के जिला उपाध्यक्ष अतुल चंडालिया ने। अतुल चंडालिया के पास जिम्मेदारी थी कि स्वागत का तमाम जिम्मा अपने साथ रखे। हालांकि यहाँ झंडे लगवाने की और झंडे को सही ढंग से फहराने की जिम्मेदारी थी जगदीश सुथार के पास। इसके साथ साथ छोगालाल भोई और अतुल चंडालिया ने मिलकर जो सजावट करी और सजावट के साथ साथ शहर भर में रोड शो के जरिए जो काट अशोक गहलोत के रोड शो पर देना था, जो रेस्पॉन्ड देना था, वो देकर दिखाया है। और उसकी चर्चा संपूर्ण उदयपुर में हो रही है कि रोड शो वाकई में सफल रहा। भले ही भीड़ 19-20 रही हो, ग्रामीण की भीड़ कम रही हो, मगर सजावट में कोई कमी नहीं थी। हालांकि जिम्मा तो यहाँ पारस सिंघवी भी संभाल रहे थे, मगर उनकी चर्चा कुछ अलग हो रही है। चर्चा हो रही है कि सिर्फ व्यापार समूहों तक क्यों वो सीमित रहे। वो भी चाहते तो प्रमोद सामर की तरह बिना बुलाए ऊपर आकर माइक संचालित करते, मगर कहते हैं कि साहब संघ के लोग हैं, इस तरह से वो आना पसंद नहीं करते। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। इसी तरह के इंटरव्यूज हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे और पॉलिटिकल अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार।